चलो ध्यान दो, कहाँ थे हम लोग। हाँ, तो जो हीट इंजन है बेसिकली क्या करता है, वो अपने अंदर हीट को एक्सट्रैक्ट करके उससे क्या करता है, वर्क डन करता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हीट एक्सट्रैक्ट करने का एक ये प्रोसेस है। पहले तो जो सोर्स है जो हीट दे रहा है वहां पे से हीट को कलेक्ट करना, अपने अंदर एक्सट्रैक्ट करना और हीट इंजन तक लाना, फिर उससे कुछ ना कुछ वर्क डन करना। अब यहां पे एक्चुअली में ये सोर्स है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, फिर हीट को हीट इंजन में लेता है, फिर उसको सिंक में डालता है। ठीक है, ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया उसने और ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट उसने रिलीज किया किसमें, सिंक में रिलीज किया। बात समझ में आ रही है। तो वर्क डन क्या हुआ, टोटल वर्क डन क्या हुआ, Q1 माइनस ऑफ Q2 हुआ। यहां तक बात समझ में आई। सर किसी सोर्स से हीट लिया, उससे कुछ काम किया और कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो क्या किया, रिलीज किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दुनिया में ऐसा कोई इंजन नहीं जो 100% हीट को क्या कर सके, यूज कर सके, 100% हीट को वर्क में यूज कर सके। बराबर, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ अब हम लोग इस हीट इंजन की एफिशिएंसी को पढ़ना है। इसका एक फॉर्मूला है, एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब वो इंजन कितना एफिशिएंट है, किस तरीके से वो वर्क करके दे सकता है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज, जो वर्क डन हमने निकाला यहां उसको रखोगे और कितना आपने हीट सप्लाई दिया उसको रखोगे, मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, हीट करोगे। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को। नाउ नेक्स्ट क्या है, एक्चुअली मैंने यहां पे लिखा है हीट इंजन के बारे में। इट इज द डिवाइस विच एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी, डज वर्क, कुछ काम करेगा, ऑन दी सराउंडिंग, सराउंडिंग पे कुछ काम करेगा। बराबर ना। क्या होता था वो कोयला की ट्रेन में, हीट सोर्स क्या था ना, कोयला जो हीट देने का काम करता था। बराबर, उससे सराउंडिंग में कुछ काम होता था, कुछ वर्क डन होता था। दूसरा, एंड ट्रांसमिट रिमेनिंग हीट टू द कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी मतलब सराउंडिंग की तरफ वापस क्या कर देगा, हीट फेंक देगा। बराबर, तो दो बॉडीज है, एक तो हॉट बॉडी है फिर इंजन है, फिर कोल्ड बॉडी है। हॉट बॉडी है, इंजन है और कोल्ड बॉडी है। ठीक है। दूसरा, इट कंसिस्ट ऑफ टू रिजर्वायर, क्या है, दो रिजर्वायर है। पहला है हॉट सोर्स एंड दूसरा है कोल्ड सोर्स, जो कि आपका सोर्स फिर इंजन फिर सिंक। मतलब हॉट सोर्स क्या आपका बोलो, यहाँ पे कोई ना कोई सोर्स होगा, जैसे उसमें किसमें जो हमारी जो ट्रेन थी जिसमें कोयला था, राइट, जहाँ पे हीट जनरेट हो रही थी, फिर वो इंजन में, फिर इंजन से सिंक में। तो जो कोल्ड वाला रीजन है वो सिंक होगा। ठीक है। अब हीट जो है, Q अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्स, उससे कुछ ना वर्क होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा, फिर ऑन द सराउंडिंग एंड हीट Q2 इज रिलीज इन द सिंक। यही पूरा एक्सप्लेनेशन एक बहुत बड़े इस पे मैंने लिख के दे दिया आपको। अब अप्लाइंग यहां पे आपको थोड़ा सा ये चेंज करना है, आपका हीट कितना होगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट कितना होगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट कितना होगा, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। सर Q1 जो है अमाउंट ऑफ हीट उसने लिया, उससे कुछ काम किया, Q2 क्या किया, उसने कुछ ना कुछ दिया। बराबर, मतलब टोटल Q1 में क्या होता है, W प्लस Q2। अब यहां से वर्क डन तो कैसे निकालेगा, Q1 माइनस ऑफ Q2 निकालेगा। बराबर, अब नेक्स्ट जो है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होगा, जो तूने वर्क डन निकाला और जो तूने हीट दिया, हीट सप्लाई मतलब Q1, हीट सप्लाई मतलब ये Q1 जो तुमने इस इंजन को हीट दिया। तो जो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन है उसका फॉर्मूला क्या है, ईटा, क्या है, ईटा, ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1। Q1 क्या है बोलो, हीट सप्लाई। अब W क्या तुम्हारा, Q1 माइनस ऑफ Q2, तो Q1 माइनस ऑफ Q2 अपॉन Q1। अब ये क्या है, ये वही रूल है, इस मतलब ऐसा हो जाए ना, ये डिनोमिनेटर ये दोनों का है, तो मैं दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ, Q1 अपॉन Q1, Q2 अपॉन Q1। तो Q1 अपॉन Q1 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा, तो हीट एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 माइनस ऑफ Q2 अपॉन Q1 आ गई। तो ये हीट एफिशिएंसी है किसी भी इंजन का कैलकुलेट करने के लिए आपको आएगा। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग का, कार्नोट साइकिल। ठीक है, क्या है कार्नोट साइकिल, सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख के रखा है इसके बारे में। ठीक है, उससे पहले हम लोग को यहाँ पे थोड़ा साइक्लिक प्रोसेस और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है, ऐसा प्रोसेस जो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुआ वापिस उधर पे आके रुक रहा है। ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, साइक्लिक प्रोसेस। तो अब जरा देख,
A thermodynamic process that returns a system to its initial state is a cyclic process. ऐसा प्रोसेस जो अपने इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाए, फाइनल स्टेट पे जाके वापस इनिशियल स्टेट पे आ जाए, तो उसको आपने क्या नाम दिया? साइक्लिक प्रोसेस नाम दिया. इन साइक्लिक प्रोसेस द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज जीरो. कितना इंटरनल एनर्जी चेंज? इन इंटरनल एनर्जी कितना है? जीरो. in a cyclic that work done is equal to the area of closed figure. जब भी हम किसी साइक्लिक प्रोसेस को पढ़ते हैं तो हमें एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर, अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हमें उस एरिया, उसका क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ जो ग्राफ हमने बनाया उसका एरिया निकालना पड़ेगा. समझ रहे? क्लोज फिगर का एरिया निकालोगे तो आपको नेट वर्क डन मिलेगा. चलिए नेक्स्ट जो है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किससे डील करते हैं? स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से. ठीक है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं. ऐसे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर होना एक नेचुरल प्रोसेस है, बराबर. तो ये स्पॉन्टेनियस हो गया. नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जिसे आर्टिफिशियली हम लोग बाहर का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस लगा के कर रहे हैं, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. नाउ स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, सेकेंड लॉ की ही स्टेटमेंट है. क्या है? ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ हीट. सारा क्या? सारा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो सकता है? हीट में. ऐसे ऐसा करते हैं तो हीट जनरेट होती कि नहीं होती? ये भी तो एक वर्क डन है, बराबर. तो हीट जनरेट हो रही है हाथ पे, बराबर ना. यह बात अलग है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से हाथ में हीट आ रहा है, बट कुछ तो वर्क डन हो रहा है, कुछ वर्क डन हो रहा है, तो हीट क्या हो रही है? फॉर्म हो रही है. मतलब जितना भी वर्क है वो हीट के फॉर्म में स्टोर हो सकता है, लेकिन ऑल हीट कैन नॉट कन्वर्टेड टू अ वर्क. यही तो मैंने पढ़ाया था. हीट एफिशिएंसी क्या है कि सर कोई इंजन है ही नहीं जो 100% एफिशिएंट हो. बात समझ में आ रही है? चलिए दूसरा है, देयर इज नो हीट इंजन विथ 100% एफिशिएंसी. यही बताया. सम हीट इज वेस्टेड और ट्रांसमिटेड टू अदर कोल्ड बॉडी. मतलब भाई तुमने अभी तक ह्यूमंस ने, ह्यूमन सिविलाइजेशन बोल लो, उन्होंने एक ऐसा इंजन नहीं डिफाइन किया, ऐसा इंजन इन्वेंट ही नहीं किया है जो 100% एफिशिएंट इंजन हो. बात समझ में आ रही है? 100% एफिशिएंट इंजन अभी तक बनाए, बट हाँ यूजिंग कार्नोट इंजन अदर इंजन से बेहतर, कि थोड़ा कार्नोट इंजन थोड़ा बेस्ट होता है, अच्छी एफिशिएंसी देता है. तो उस चीज को अभी हम लोग को यहां समझना है. तो सबसे पहली चीज ये है कि कार्नोट साइकिल में आपके दो चीज होती है. सबसे पहली चीज देखो, ये कार्नोट साइकिल एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है जिसमें दो प्रोसेस होते हैं. और यहाँ पे सैडी कार्नोट एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस साइकिल को डिफाइन किया. दूसरा, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है एज कंपेयर टू अदर इंजन. बात यहां तक समझ में आ गई? ओके. अब इसमें दो चीज होती है, एक होता है एक्सपांशन, एक होता है कंप्रेशन. एक्सपांशन कंप्रेशन बहुत क्लियर फंडा है. यहां तक बात समझ में आ गई तो सारी चीज आगे क्लियर है. एक्सपांशन और बोलो क्या है? कंप्रेशन. अब एक्सपांशन में भी दो टाइप के होते हैं एक्सपांशन. एक होता है आइसोथर्मल एक्सपांशन, एक होता है एडियाबैटिक एक्सपांशन. एक होता है आइसोथर्मल एक्सपांशन, एक होता है एडियाबैटिक एक्सपांशन. कंप्रेशन में भी दूसरा होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन. ठीक है, चल नेक्स्ट देख. अब यहां पे तुझे कुछ चीजें समझना है. ये ग्राफ है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है. ठीक है, अब यहां पे क्या होता है ना, ये इनिशियल पॉइंट है. ठीक है, चल पहला स्टेप समझ. ये कोई तुमने एक पिस्टन लिया है, ठीक है. इस पिस्टन को आपने बाहर से एक सोर्स लगा के कनेक्ट किया है जो कि आपको हीट देगा. क्या देगा? हीट देगा. ठीक है, हीट किसको देगा सर? इस गैस को देगा. क्या देगा? इस गैस को देगा. गैस का टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है. लेकिन जब हीट देगा तो क्या होगा? ये गैस इस पिस्टन को क्या करेगी? आगे की तरफ एक्सपांड करेगी. सर क्या करेगी? एक्सपांड करेगी. तुमने हीट दिया, कितनी अमाउंट ऑफ हीट दिया सर? QH अमाउंट ऑफ हीट तुमने दिया इसको. कितनी दिया? QH अमाउंट ऑफ हीट सर आपने इसको दिया. तो ये गैस का हुआ सर एक्सपांशन. कैसा हुआ सर? एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन. हीट देने से भी इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बट ये क्या हो रही? गैस वर्क डन कर रही है. तो इसको हमने क्या नाम दिया? आइसोथर्मल एक्सपांशन. अच्छा, अभी ये जो है यहां से एक अगर मैंने डॉटेड लाइन उठाई, वो ये इनिशियल ये पॉइंट है, बराबर.
यहाँ पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, बराबर इस पॉइंट पे, बराबर जहां पे अभी हमारा पिस्टन है, बराबर जहां पे गैस हमारी है। अब यहां से यहां शिफ्ट हुई, ये हमारी ये पॉइंट हुई, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है P2 V2 और T2, बराबर। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहां से यहां तक कुछ तो हुआ, वर्क डन हुआ सर। अब इसके आगे होगा एडियाबैटिक, इसके आगे क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा। एडियाबैटिक एक्सपांशन के लिए, एडियाबैटिक क्या एक्सपांशन है भाई, जिसमें से बाहर से हीट अंदर नहीं आती, अंदर से बाहर नहीं जाती, तो हमको ये जो सोर्स है ये हटाना पड़ेगा, मतलब ये जो भी सोर्स है इसको हटा दो और यहाँ पे इंसुलेटिंग बाउंड्री लगा दो, बराबर। तो हमने ये सोर्स हटा दिया जो QH अमाउंट ऑफ हीट दे रहा था। अब होगा क्या सर, अब एडियाबैटिक एक्सपांशन में अभी आगे का जितना भी एक्सपांशन होगा वो कौन करेगा, यहां था ना, यहां से अब यहां आ गया ना, बराबर। तो आगे का जितना भी एक्सपांशन है वो कौन करेगा, एडियाबैटिक करेगा। तो कुछ हम लोग कहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे, बराबर। यहां से अगर आप देखोगे तो यहां तक पहुंचे हम लोग, बराबर। यहां तक समझ में आया। चलिए सर, अब यहां से लेके अब हमको, जब यहां पर आ गए हम लोग, एडियाबैटिक एक्सपांशन हो गया, दो ही चीज थी, एक था एक्सपांशन आइसोथर्मल और एक था एक्सपांशन एडियाबैटिक। अब हमको पढ़ना है कंप्रेशन। अब यहां से आगे, अब यहां से गैस को कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के लिए तू क्या करेगा पता है, गैस की हीट को पहले तो तू निकालेगा, बराबर। जब तू हीट निकाले तो गैस कंप्रेस होगी, बराबर है कि नहीं। तो अब जरा देख यहां से, अब ये जो कर्व बन रहा है, जब यहां पे आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ था, क्या हुआ था बोलो, आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ था, तो आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा था, आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा था, हल्का सा इतना था, बराबर, कर्व था थोड़ा ऐसा, ठीक है। अब यहां पे जब आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ, उसके बाद यहां पे एडियाबैटिक एक्सपांशन हुआ, तो एडियाबैटिक एक्सपांशन में ग्राफ कैसा था, थोड़ा सा स्टीप ग्राफ था। कैसा ग्राफ था, स्टीप था ग्राफ, उसका बहुत ज्यादा कर्व था। उसके बाद फिर अगेन यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ, फिर ग्राफ ऐसा हुआ, ठीक है। फिर इसका ग्राफ थोड़ा स्टीप हो गया, बराबर, थोड़ा सा क्या हो गया, स्टीप ग्राफ हो गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया। अब जब तुम एडियाबैटिक कंप्रेशन करोगे तो तुमको हीट निकालनी पड़ेगी, तो गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी और प्रेशर डालना पड़ेगा। तो अब यहां से हुआ क्या, तुमने यहां से यहां लाया, फिर यहां से यहां लाया, बराबर। तो यहां पे अभी बेसिकली जब तुमने यहां से यहां लाया तो इसका कुछ समथिंग है, ये पॉइंट हुआ होगा, और जब तुम यहां पे लेके आए हो तो ये फाइनल इनिशियल पॉइंट पे वापस पहुंच गया। क्या हो गया, जब तुमने इसको इसके अंदर से हीट निकाली तो ऑटोमेटिकली सारा पिस्टन के पूरा पिस्टन कहां पे आ गया, पूरा इनिशियल पॉइंट पे आ गया। ये तुमने हीट निकालने के लिए कुछ सोर्स लगाया। अब इसका टेम्परेचर कुछ TC होगा, ये कोल्ड रिजर्वायर है, ये हॉट रिजर्वायर था, ये कोल्ड रिजर्वायर था। इससे क्यू अमाउंट ऑफ हीट कोल्ड रिजर्वायर में आया, बराबर। जब तुमने हीट निकाला तो पूरी की पूरी गैस क्या होगी, कंप्रेस हो गई, और यहाँ पे आपको इनिशियल स्टेज पे मिल गया। हर एक पॉइंट्स पे, हर एक कोऑर्डिनेट्स पे देखो प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये उसका ग्राफ है। अब यहाँ पे आपको स्टेज वाइज समझना है कि क्या चीजें हो रही है, ठीक है। पहला है आइसोथर्मल, जब एक्सपांशन हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन के टाइम पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा कैमरा इधर ले लो, ठीक है। हाँ ठीक है, स्टेज 1 क्या है, आइसोथर्मल एक्सपांशन। जिस आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0, बराबर। जो तेरा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई है ना, वही क्या बन जाएगा, वर्क डन। जितना हीट देगा उतना क्या करेगा, वो वर्क करेगा, बराबर। चल, तो अब वर्क डन का इक्वेशन तो तुम लोग ने पढ़ा है, nRT log to the base E V2 by 1। अच्छा, मतलब जहां पे Q है, Q1 है, वहां पे मैं ये लिख सकता हूं क्या, क्योंकि Q1 ही क्या है सर, W है, और जो W है वो nRT1 T1 है। टेम्परेचर 1 की बात हो रही है, स्टेज 1 की बात, मतलब जब आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है सर, जब आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है तब क्या है, nRT1 log to the base E V2 by V1। दूसरा Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, nRT1 log बेस E, और क्या हो जाएगा, V2 by V1। अब स्टेज 2 में एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक में सर हीट चेंज होता ही नहीं है, तो Q2 कितना हो गया, 0, और W कितना होता है, W क्या होगा बोलो, वर्क डन होगा। अच्छा, एडियाबैटिक एक्सपांशन में एक्चुअली में यहां पे आपको बताया गया कितना था, ये चेंज इन, हाँ अच्छा देख,
W, हाँ, वर्क डन क्या होगा W में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। NRT कुछ दिख रहा है, PV टाइप का वर्क होता है, बराबर। तो PV टाइप, PV किसको बोलते हैं हम लोग, और ये 1 माइनस गामा किसका रिलेशन था, एडियाबैटिक इंडेक्स तो अलग था, वो तो पावर में था। 1 माइनस गामा किसका इंडेक्स था, सॉरी 1 माइनस गामा क्या था, लगा दिमाग अरसलान। PV इज इक्वल टू NRT, बराबर है कि नहीं। अच्छा, प्रेशर का कुछ रिलेशन है, एट कांस्टेंट प्रेशर, देख P इज इक्वल टू CP बाय CV भी होता है, और P को हम लोग बोलते हैं 1 माइनस गामा डेट इज CP बाय CV, बराबर। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दे, जो भी तेरा वॉल्यूम है वो नेगेटिव में होगा, क्या होगा, वॉल्यूम नेगेटिव में होगा, डेट इज W2 इज इक्वल टू NRT T2 बाय T1, मतलब टेम्परेचर यहां से देख T1 से कहां ड्रॉप आउट हुआ, T2 पे, ग्राफ थोड़ा सा कर्व है, उसके बाद थोड़ा स्टीप ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NRT T2 बाय T1, मतलब डेल्टा T हो जाएगा, मतलब T2 फाइनल माइनस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल करोगे तो आपको W2 मिल जाएगा, नीचे 1 माइनस ऑफ गामा। दूसरा है आपका फाइनल जो आंसर है, ये माइनस के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये सेकंड स्टेज में हुआ। दूसरे स्टेज में क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। आइसोथर्मल कंप्रेशन में मतलब टेम्परेचर जीरो, तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो, तो जो तेरा Q2 होगा वही क्या होगा तेरा W2 का। फर्स्ट याद रखोगे, पूरा तुमको याद हो जाएगा, जो तुम्हारा Q2 होगा वही तुम्हारा क्या होगा W2 होगा, और W2 का मतलब ही क्या है, NRT T2 log to the base e V2 by V1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा अच्छे से देखो, मैंने क्या किया, यहां V4 होगा और V3 होगा, कैसे सर, वॉल्यूम काफी बार चेंज हुआ है, एक तो पहले ये V1 ये V2, बराबर, अरे हाँ या ना। अच्छा, जब तुम यहां से यहां होगे तो ये V3 V4 होगा, V3 ये V3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा सर V4 हो जाएगा। तो इसीलिए हमने जब थर्ड स्टेज में क्या हो रहा था, ये वाला थर्ड स्टेज में सर, जब क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन जब हो रहा था, मतलब पिस्टन वापस पीछे की तरफ जा रहा था, तब सर वॉल्यूम कुछ तो चेंज हुआ होगा, बराबर है ना। अरे पिस्टन बार बार ऐसा ऐसा हो रहा है तो कुछ तो वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, तो इसीलिए हमने क्या लिया V4 बाय V3। ये यहाँ पे तेरा फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल बाय इनिशियल। ये था आपको आइसोथर्मल कंप्रेशन। उतारो फटाफट इसको जल्दी से। नो, वी हैव रेफ्रिजरेटर्स आल्सो। स्टार्ट करते हैं, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। देखो मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। देख लास्ट करता है, वो हीट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जरा ध्यान दो, इसकी डायग्रामेटिक पूरी आपको इंफॉर्मेशन भी बनानी है और डायग्राम भी बनाना है। तो जरा देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इवेपोरेटिंग कॉइल। क्या बोलते हैं, ये फ्रिज के पीछे देखा है आपने ऐसा जिगजैग जिगजैग, छूना नहीं, बहुत गर्म होती है, करंट भी पड़ सकता है, ठीक है। और फ्रिज के नीचे देखो एक काला सा एक वो रखा रहता है सिलेंडर, ब्लैक सिलेंडर फ्रिज के नीचे, कंप्रेसर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कंप्रेसर। वेरी गुड, सही बोला उसने बच्ची ने, ठीक है। कंप्रेसर क्या बोलते हैं, कंप्रेसर, कंप्रेसर भी बोलते हैं। और एक दूसरा नाम है जो याद नहीं आ रहा है, जिसमें क्या होता है, ये प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। अब इसमें एक लिक्विड डाला जाता है जो बेसिकली हीट लेन देन का काम करता है। तो अब ये कंप्रेसर क्या करता है ना, इस हाई वेपर लिक्विड को
बहुत तेजी से कंप्रेस करके इसको यहां तक पहुंचाता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना है अभी 40 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद यहाँ पे ना एक वेल्व है, क्या है, वेल्व या वॉल्व बोल लो, जहां पे इसका जो प्रेशर है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ता है, तो इसका प्रेशर क्या हो जाता है, ड्रॉप आउट होता है। तो जैसे प्रेशर ड्रॉप आउट हुआ तो टेम्परेचर भी ड्रॉप आउट होता है। टेम्परेचर आ गया मान लो -10 डिग्री सेल्सियस। अब होगा क्या, ये इधर आएगा ना ये वाले पार्ट में, तो यहां से ये हीट अपने अंदर लेता है। कौन सर, ये कॉइल, एवेपोरेटिंग कॉइल। और जब ये हीट अपने अंदर लेता है तो ये इसको क्या कर देता है, लो प्रेशर कर देता है, लो प्रेशर वेपर कर देता है, ठीक है। फिर ये ऐसा घूमते घूमते वापस कंप्रेसर के पास आता है, फिर ये वापस उसको कंप्रेस करता है, फिर बाहर सराउंडिंग में हीट फेंकता है। मतलब ये फ्रिज के अंदर की हीट को ही लेके उसको और ठंडा करता है, और जो बची कुछ हीट उसको क्या कर देता है, कंडेंसर से बाहर फेंक देता है। ये था आपका रेफ्रिजरेटर, जो कि इतना ही है, ठीक है। स्टॉप करो वीडियो, बंद कर दो।